नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीएसटी पीएचटी के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 हल करेंगे, जो कि घटना चक्र से सभी प्रश्न होंगे। फ्रेंड्स कई दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। इसका कारण यह है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। अभी भी थोड़ा थोड़ा मतलब लग रहा है कि भी पूरी तरह से हम सही नहीं हुए हैं। फिर भी कोई बात नहीं है, हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 37 जो कि राजनीति शास्त्र का होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 37। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हमारा एकात्मक एकात्मक एवं संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, जो हमारी शासन प्रणाली होती है वह हमारी कितने एकात्मक और संघात्मक, जो दो प्रकार की शासन प्रणाली होती है, इन्हीं दोनों प्रकार की प्रणालियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का प्रश्न नंबर 1। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 1 देखिए, कह रहा है एकात्मक शासन का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, कौन सा? ए दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी दिया है ब्रिटेन, सी दिया है भारत और डी दिया है स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड्स, बताना है कि आपको एकात्मक शासन का जो सबसे अच्छा उदाहरण किस देश में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में एकात्मक शासन जो प्रणाली होती है, ठीक है, वहाँ पे चलती है। कहाँ पे? ब्रिटेन में। तो सबसे अच्छा उदाहरण हमारा कौन सा हो जाएगा? ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, किस देश में एकात्मक शासन नहीं है? ए दिया है सोवियत संघ, बी दिया है चीन, सी दिया है ब्रिटेन और डी दिया है उपयुक्त उपयुक्त कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सोवियत संघ। ठीक है, यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, कौन सा लक्षण एकात्मक सरकार की विशेषता नहीं है? ठीक है, कौन सा लक्षण जो एकात्मक सरकार की विशेषता नहीं है? ए दिया है आपका शक्तिशाली एवं दृढ़ शासन, बी दिया है राष्ट्रीय एकता, सी दिया है सरल संगठन और डी दिया है स्थानीय हितों की हानि। तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, स्थानीय हितों की हानि। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, बेल्जियम में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ए दिया है एकात्मक शासन प्रणाली, बी दिया है संघात्मक शासन प्रणाली और सी दिया है अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली और डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बेल्जियम में जो शासन प्रणाली है वह संघात्मक शासन प्रणाली है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार की स्थापना कब की गई? ए दिया है 1789, बी दिया है 1788 और सी दिया है 1784 और डी दिया है 1887 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1789 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार की स्थापना की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। कौन सा रूप संघवाद का रूप नहीं है? ए दिया है सामूहिक संघ, बी दिया है व्यक्तिगत संघ, सी दिया है वास्तविक संघ और डी दिया है परिसंघ। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जो सामूहिक संघ है यह संघवाद का रूप नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, इंग्लैंड में किसके काल में शासन का स्वरूप व्यक्तिगत संघात्मक का रहा? ए दिया है एलिजाबेथ टेलर, बी दिया है रॉबर्ट लोल और सी दिया है जॉर्ज चतुर्थ और डी दिया है जॉर्ज मेयर। तो फ्रेंड्स, इंग्लैंड में जो जॉर्ज चतुर्थ है, इनके शासन काल में जो था, क्या था? शासन का स्वरूप व्यक्तिगत संघात्मक था। ठीक है, किसके? जॉर्ज चतुर्थ, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 7 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 नहीं, स्किप कर दिया गया फ्रेंड्स। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, स्विट्जरलैंड में प्रांतों को कहा जाता है? ठीक है, देखिए स्विट्जरलैंड में जो प्रांत होते हैं यानी स्टेट जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए दिया है प्रांत, बी दिया है कैंटन और सी दिया है टाउन, डी दिया है सोवियत। ठीक है, तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में जो प्रांत होते हैं उन्हें कैंटन कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन जो दिया हमारा कैंटन, ये राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। संघवाद के अंग्रेजी रूपांतर का विकास फोइडस शब्द से हुआ। यह फोइडस शब्द किस भाषा का है? ए फ्रेंच भाषा, बी रूसी भाषा, सी जर्मन भाषा और डी लैटिन भाषा। तो फ्रेंड्स जो फोइडस शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। सबसे अधिक अनम्य संविधान किस देश का है? अनम्य मतलब बहुत कह सकते हैं कठोर। तो ए दिया है भारत, बी दिया है ऑस्ट्रेलिया, सी दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी दिया है बेल्जियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए कह रहा है संघ राज्य का आवश्यक गुण है। ए संबंध विच्छेद की स्वीकृति नहीं, बी शक्ति विभाजन, डी दिया है अनम्य तथा सर्वोपरि संविधान और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी प्रश्न नंबर 12 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि किस प्रकार के शासन में जनता दो प्रकार के कानूनों का निर्वहन करती है। ए एकात्मक, बी संघात्मक शासन, सी तानाशाही और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा, संघात्मक शासन में क्या होता है कि जनता दो प्रकार के कानूनों का निर्वहन करती है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए कह रहा है विश्व का निर्बल है फ्रेंड्स, विश्व का निर्बल द्वितीय सदन है। ए अमेरिकी सीनेट, बी भारतीय सीनेट, सी कनाडियन सीनेट और डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा कनाडियन सीनेट। ठीक है, क्या है, विश्व का निर्बल द्वितीय सदन माना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन है। ए भारत का उच्च सदन, बी ब्रिटेन का उच्च क्षेत्र सदन, सी अमेरिकी उच्च सदन और डी दिया है फ्रांसीसी उच्च सदन। तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी जो उच्च सदन है विश्व का शक्तिशाली उच्च सदन है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए कह रहा है जनता को अपनी इच्छा अनुसार करने की, ठीक है, करने की जो, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, हाँ, करने की प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं। जनता को अपनी इच्छा अनुसार करने की सुविधा सबसे ज्यादा किस देश के नागरिकों के पास है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी दिया है स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड के जो नागरिक हैं इन्हें क्या होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार सुविधा प्राप्त सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए कह रहा है वह कौन सा देश है जहां के सीनेट में प्रत्येक इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी स्विट्जरलैंड, सी ब्रिटेन और डी दिया है ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड दिया है, ये दोनों ही ऑप्शन राइट है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि संघ निर्माण की किस पद्धति में संघ निर्माण की इच्छा नीचे से ऊपर की ओर चलती है? ए केंद्रोन्मुख पद्धति, बी केंद्रोपरांग पद्धति, सी पार्श्वीय पद्धति और डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्रोन्मुख पद्धति। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए कह रहा है केंद्रों उन्मुख पद्धति का सर्वोत्तम उदाहरण है। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी रूस और डी दिया है भारत। तो प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है स्विट्जरलैंड की स्थापना के समय प्रारंभिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, ए दिया है 5, बी दिया है 3, सी दिया है 2 और डी दिया है केवल 4। तो स्विट्जरलैंड की जब स्थापना हुई थी उस समय प्रारंभिक सदस्यों की संख्या केवल 4 थी, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है।
21 कह रहा है कि कौन सा कथन संघ के निर्माण की सफलता को सुनिश्चित करता है? ए भौगोलिक एकता, बी संघ की इकाइयों में समानता, सी भाषा धर्म संस्कृति आदि की अनेकता, डी आर्थिक साधनों का उचित वितरण। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, भौगोलिक एकता। ठीक है, यह क्या करता है? संघ के निर्माण की सफलता को सुनिश्चित नहीं करता है। कौन? हमारा ऑप्शन जो ए दिया है, भौगोलिक एकता। प्रश्न नंबर 21। सॉरी फ्रेंड्स, इसका भौगोलिक एकता नहीं होगा, इसका हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, गलती के लिए माफी चाहेंगे। प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, भाषा धर्म संस्कृत आदि की जो अनेकता होती है यह संघ के निर्माण की सफलता को सुनिश्चित नहीं करता है। बाकी जो 3 हैं हमारे वे करते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए कह रहा है, किस देश के केंद्रीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में संघ की इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी स्विट्जरलैंड और डी दिया है भारत। तो प्रश्न नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, पाकिस्तान किस दृष्टि से उत्तम संघ नहीं था जिसके कारण 1971 में उसका विघटन हो गया? ए दिया भौगोलिक एकता, बी दिया एकता की इच्छा और सी दिया आर्थिक साधनों का उचित वितरण, डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए होगा, भौगोलिक एकता। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा ऑप्शन ए, भौगोलिक एकता। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, परिसंघ के सदस्य राज्यों में यदि कोई युद्ध होता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए गृह युद्ध, बी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, सी क्रांति और डी दिया उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड परिसंघ के सदस्य राज्यों में यदि कोई युद्ध होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, आधुनिक संघों में संसदात्मक कार्यपालिका का उत्तरदायित्व होता है? ए विधानमंडल के प्रति, बी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रति, सी जनता के प्रति, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर जो 25 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, विधानमंडल के प्रति, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए क्या कर रहा है, केंद्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि का सॉरी फ्रेंड्स, वृद्धि का कारण है, क्या कारण है? ए दिया है निहित शक्तियों का सिद्धांत, बी दिया है संघ राज्य सहकारिता, सी दिया है लोक कल्याण की राजनीति, डी दिया है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए कह रहा है, एकात्मक राज्य में केंद्रीय सत्ता के हाथ में कानून बनाने की सर्वोच्च सत्ता निवास कर रही है, इस कथन को किसने कहा है? किसने कहा है? यह कथन किसका है? ए दिया है डॉक्टर फाइनर, बी दिया है प्रोफेसर बिलेवी, सी दिया है प्रोफेसर डायसी और डी दिया है गार्नर। तो फ्रेंड्स यह जो कथन है हमारे प्रोफेसर डायसी महोदय का है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए कह रहा है कि कौन सा गुण संघात्मक सरकार का नहीं है? ए संविधान अलिखित होना चाहिए, बी शक्तियों का वितरण संघ और राज्य दोनों में होना चाहिए, सी संविधान की सर्वोच्चता की प्राथमिकता, सी संविधान कठोर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संघात्मक सरकार का एक गुण नहीं होता है, कौन सा? संविधान अलिखित होना चाहिए, यह गुण नहीं होता है किसका? संघात्मक सरकार का, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 देखिए, प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है, न्यायिक पुनरावलोकन किस सरकार के गुण को प्रदर्शित करता है? ए एकात्मक सरकार, बी संघात्मक सरकार, सी एकात्मक संघात्मक सरकार और डी दिया है अधिनायकवादी सरकार। तो प्रश्न नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, संघात्मक सरकार। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 का बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है, संघ शासित राज्यों में नागरिकों के हितों की देखभाल या रक्षा कौन करता है? बहुत अच्छा प्रश्न। जो संघ शासित राज्य होते हैं वह नागरिकों के हितों की देखभाल ये और जो रक्षा होते हैं उसे कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी लोकसभा और डी न्यायपालिका। तो
मुझे लगता है कि सभी लोग जान चुके होंगे, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए होगा हमारा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए, प्रश्न नंबर 31 देखिए कह रहा है कि केंद्रीय संसद की सर्वोच्चता किस प्रकार की सरकार में पाई जाती है। ए संघात्मक सरकार, बी परिसंघीय सरकार, सी अधिनायकवादी सरकार और डी दिया है एकात्मक सरकार। तो प्रश्न नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न क्या कह रहा है, केंद्रीय संसद की सर्वोच्चता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि एकात्मक सरकार में क्या होती है, केंद्रीय संसद की सर्वोच्चता जो होती है, ठीक है, यह पाई जाती है कहाँ पे, एकात्मक सरकार में पाई जाती है। यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए कह रहा है प्रोफेसर बुलोबी के अनुसार एकात्मक सरकार का प्रमुख गुण है, कौन सा गुण है। ए अधिक खर्चीला शासन, बी संघर्ष का अभाव, सी संविधान का लचीलापन और डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स प्रोफेसर जो बुलोबी थे उनके अनुसार जो सरकार, एकात्मक सरकार का जो प्रमुख गुण होता था, गुण है वह क्या है, संघर्ष का अभाव। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 32 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए कह रहा है किस प्रकार के शासन में इकाइयां सरकार की एजेंट नहीं होती। ए अध्यक्षात्मक शासन में, बी संघात्मक शासन में, सी एकात्मक शासन में और डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, एकात्मक शासन में, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए कह रहा है किस प्रकार के शासन में रूढ़िवादिता तथा अनुदारवादी प्रवृत्ति पाई जाती है। ए अध्यक्षात्मक शासन में, बी तानाशाही शासन में, सी एकात्मक शासन में और डी दिया है परिसंघात्मक शासन में। तो प्रश्न नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी, एकात्मक शासन में। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 34 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए कह रहा है संविधान संशोधन के लिए जनमत की प्रक्रिया किस देश में अपनाई जाती है। ए भारत, बी स्विट्जरलैंड, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड में जो होता है संविधान संशोधन वहाँ जनमत की प्रक्रिया के द्वारा होता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखिए कह रहा है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि मैं अमेरिका की विदेश नीति में युद्ध बनाता हूँ। ए जॉन एफ कैनेडी, बी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, सी ट्रेमैन और डी दिया है विल्सन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा ट्रेमैन, ठीक है। ट्रेमैन ने कहा था कि मैं क्या करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं अमेरिका की विदेश नीति में युद्ध बनाता हूँ। किसने, ट्रेमैन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी कांग्रेस का तीसरा सदन कहा जाता है। ए राष्ट्रपालक या दबाव समूह, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी प्रेस और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो सर्वोच्च न्यायालय है इसे अमेरिकी कांग्रेस का तीसरा सदन कहा जाता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 37 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है किस विचारक ने कहा है कि संसदीय शासन शांति के लिए उत्तम है। ए गार्नर, बी बिलोबी, सी मैकरसन और डी दिया है लास्की। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन डी होगा लास्की, ठीक है। और लास्की ने कहा था क्या कि संसदीय शासन शांति के लिए उत्तम है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखिए कह रहा है वह कौन सा सरकार है जिसमें एकीकरण की प्रगति संघ के माध्यम से न होकर विलीनीकरण के माध्यम से हुई। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस और डी दिया है बेल्जियम। तो प्रश्न नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 39 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है किस राज्य की न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है। ये स्विट्जरलैंड, बी बेल्जियम, सी फ्रांस और डी दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो फ्रेंड्स जो फ्रांस का, ठीक है, फ्रांस राज्य है, यहाँ पे क्या है, न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वह प्राप्त नहीं है। किस देश में, फ्रांस में, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखिए कह रहा है
भारत में वर्तमान संघीय सरकार को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? ए मिलीजुली सरकार, बी बहुमत सरकार, सी अल्पमत सरकार और डी दिया है दुर्बल सरकार। तो फ्रेंड्स भारत में वर्तमान संघीय सरकार को आप जो परिभाषित करते हुए बहुमत सरकार के द्वारा करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 42 कह रहा है रूसी संघ के विच्छेद के उपरांत नवीन व्यवस्था है। एक कॉमनवेल्थ, बी कोमिकोन, सी दिया है रूसी संघ और डी दिया है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 42 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43 कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था में अनोखी भूमिका है। ए इकहरी नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी केंद्रीयकरण और डी दिया है विकेंद्रीकरण। तो प्रश्न नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था है वहाँ की सबसे अच्छी जो व्यवस्था है वह क्या है, मतलब अच्छी के साथ साथ कह सकते हैं एक सबसे अलग व्यवस्था है, तो वह क्या है कि वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44 देखिए क्या कह रहा है एकात्मक शासन व्यवस्था में, ठीक है, क्या होता है? ए दिया है केंद्र शक्तिशाली होता है, बी दिया है इकाइयां शक्तिशाली होती है, सी दिया है केंद्र व इकाइयां दोनों शक्तिशाली होती है और डी दिया है उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो प्रश्न नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो एकात्मक शासन होता है उसमें जो होती है केंद्र में सब जो शक्तिशाली होती है, केंद्र के पास जो शक्तियाँ होती हैं वह काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 45 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि एकात्मक सरकार में सबसे भारी दोष है कि यह निरुत्साहित करती है, ठीक है, किसे? ए दिया है स्वदेश भक्ति को, बी दिया है स्थानीय प्रेरणा को, सी दिया है कार्य क्षमता को और डी दिया है एकता को। तो प्रश्न नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय प्रेरणा को, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 45 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है फ्रेंड्स एकात्मक शासन पद्धति में सर्वोच्च सत्ता निम्न में रहती है, ठीक है, कहाँ? ए संविधान में, बी प्रशासकीय इकाइयों में, सी केंद्रीय सरकार तथा प्रशासकीय इकाइयों में और डी दिया है केंद्र सरकार में। तो फ्रेंड्स एकात्मक शासन पद्धति में जो सर्वोच्च सत्ता होती है वह केंद्र सरकार में निहित होती है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 46 का, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में हम लोगों ने देखा महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स तबीयत कुछ सही नहीं है, इसके लिए जो आवाज़ में थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिला होगा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।